एक ही बिल्डिंग में वो। नमस्कार जन में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे श्रमिक यूनियंस की ओर से भारत बंद के आह्वान का असर क्या रहा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आखिर क्यों नौबत आई कि भारत बंद करना पड़ा। सरकार कह रही है अच्छे दिन है, लेकिन श्रमिक संगठन कह रहे हैं कि हमें हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। तो चलिए क्या है हमारा मजमून आप देखें, उसके बाद लौटते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, जिनसे हम चर्चा करेंगे। केंद्र की मोदी 2 सरकार के खिलाफ पहली बार श्रमिकों में बड़ा आंदोलन सड़कों पर दिखा। देशव्यापी इस आंदोलन को कई संगठनों ने समर्थन दिया, जिसमें स्टूडेंट यूनियन से लेकर बैंक एसोसिएशन, रेलवे एसोसिएशन, रोडवेज कर्मचारी संघ, एटक, इंटक, एटा, सीटू सहित कई संगठन शामिल रहे। संगठन की 22 सूत्री मांगे रही। कर्मचारियों और श्रमिकों के आंदोलन का असर बाजार पर भी दिखा। कई जगहों पर कल कारखाने बंद रहे तो बैंकों में कामकाज धीमी गति से चला। राजस्थान में भी संगठनों ने अपने प्रदर्शन के बाद सरकार से पुरजोर मांग रखी है कि केंद्र सरकार श्रमिकों के हित का संरक्षण करे, न कि श्रमिकों का शोषण। ये देश की बहुत ही ऐतिहासिक आज दिन है जब मोदी सरकार की मजदूर, किसान विरोधी, छात्र विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देश में हड़ताल हो रही है। हड़ताल की मुख्य मांगे हैं न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये दिया जाए, संविदा प्रथा बंद की जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए और ठेका मजदूर को भी नियमित मजदूर की तरह वेतन का भुगतान किया जाए। सभी को सामाजिक सुरक्षा का उपलब्ध की जाए। कर्मचारियों की 22 सूत्री मांगों में खासतौर पर रेलवे सहित कई विभागों को निजी हाथों में देने का विरोध दिखा। तो वहीं कर्मचारियों ने मांग रखी कि 11वें वेतन समझौते को शीघ्र लागू किया जाए। 44 श्रम कानून को खत्म करने का विरोध, 21,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान लागू करने की मांग, किसानों को लागत का सही दाम मिले सहित 22 सूत्री मांगी रही, जिसको लेकर केंद्र सरकार को किसान संगठन, छात्र संगठनों और श्रमिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर ध्यान दिलाया है। उधर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी श्रमिकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र को श्रमिकों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं, भारत की सरकार को इन केंद्रीय संगठनों से बात करनी चाहिए, श्रमिक संगठनों से बात करनी चाहिए। बात करके इनके मुद्दों पर, जो भी इनके मुद्दों पर, उनको गौर करके उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। भारत की सरकार के साथ दिक्कत यह है कि 2 नेता इस देश को चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी। वो घमंड में चूर हैं, लोगों से बात नहीं करते, बुलाते नहीं। ये डिस्कस चालू हो जाएगा तो झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अक्सर कर्मचारियों और श्रमिकों की मांगे हर सरकार से रहती है और एक बार फिर श्रमिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा है। अब देखना होगा कि इन मांगों में से केंद्र के स्तर पर कितनी पास होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। मजमून आपने देखा और सड़कों पे उतरे हैं श्रमिक संगठन। उधर भाजपा ने कहा है कि इस हड़ताल का कोई असर नहीं हुआ। हम यह कुछ बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। न्यूनतम वेतनमान 21,000 रुपये होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा की बात की जा रही है, संविदा प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए। तो यही कुछ हमारे मजमून का जो एजेंडा था वो है। हमारे साथ डीके छंगानी जी, सीपीएम नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीपीआई नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुरेश गर्ग साहब भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के पदाधिकारी महेश मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं मिश्रा साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारी भी ये ट्रेड यूनियंस के साथ में आज रहे और देश भर में हड़ताल का आह्वान किया, जिसमें आप लोगों ने हिस्सा भी लिया, लेकिन सरकार का दावा है कि हड़ताल बेअसर रही है। देखिए, सरकार का कहना अपनी जगह है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बैंकिंग उद्योग में कार्यरत 9 ऑर्गेनाइजेशन में से 6 ऑर्गेनाइजेशन आज हड़ताल पे थी। और मैं किसी एक बैंक को तो नहीं कह सकता, अन्यथा स्थिति में आज बैंकों के अंदर काम नहीं हुआ और चपरासी से लेकर सहायक महाप्रबंधक तक आज हड़ताल में शामिल थे। जी, क्या माना जाए, कितना असर पड़ा होगा इसका?
देखिए, राजस्थान में कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का कारोबार बाधित हुआ, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होने की वजह से डायरेक्ट क्लियरिंग, पहले तो हम क्लियरिंग को आंका करते थे कि इतने की क्लियरिंग रुक गई, लेकिन अब वो क्लियरिंग का तो सिस्टम दूसरा हो गया। लेकिन और ये भी मैं बताऊंगा आपको, जो संगठन आज हड़ताल में नहीं भी था, बड़ा अधिकारी संगठन आईबॉक, आज उसने ये बिल्कुल अपने सदस्यों को कह दिया था कि आप कोई भी क्लरिकल काम नहीं करेंगे, और उन्होंने पूरा समर्थन दिया और कोई भी क्लरिकल काम नहीं किया। इसलिए कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का कार्य जो है वो बाधित हुआ। जी, गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। सरकार के दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, उसके बावजूद भी अगर 10 संगठन, कर्मचारी संगठन और किसान, विद्यार्थी अगर सड़कों पे उतरते हैं तो कोई तो वजह है जिसकी वजह से उन्हें सड़क पे उतरना पड़ा। उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं असहज लग रही है सरकार की नीतियां, इसी वजह से उन्हें सड़कों पे उतरना पड़ा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन का काम है अपना संगठन अस्तित्व बचाना, आंदोलन करना, अपनी मांगे मानना। जो जायज मांगे हैं उसको सरकार मानती है। अब अगर जो जायज मांगे नहीं होगी तो उसको सरकार को मानना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जहां तक हड़ताल की बात है, मैं भी कई बैंकों के अंदर गया हूं। हो सकता है क्लेरिकल स्टाफ नहीं आया है, लेकिन ऑफिसर्स बैंकों के अंदर अवेलेबल थे। मैं कुछ बैंकों के अंदर जाके आया हूं जिसके अंदर एक भी कर्मचारी छुट्टी पे, हड़ताल पर नहीं था। मैं बैंक का नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं बैंकों के अंदर गया था, उसके अंदर एक भी, मैंने पूछा भी था उनसे, भाई सरकारी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैं नाम भी बता देता हूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बता देता हूं। मैंने पूछा भी उनसे कि भाई आप, बोले कि नहीं साहब हम स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कि साहब ये यूनियन है, यूनियन अपना काम करती है, लेकिन हमको आज तक उस यूनियन से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये कर्मचारियों के दावे हैं। तो यूनियन है अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, स्ट्राइक इनका करने का है, और जो जायज मांगे होगी उसको सरकार मानेगी। ऐसा कुछ नहीं है जो है। क्लेरिकल स्टाफ में मैं जरूर मानता हूं कि उसमें स्ट्राइक थी। आपने उस बैंक का नाम ले दिया जिसकी वास्तव में ही यहाँ सदस्यता वैसे भी नग्न है और हमारे पास नहीं। राजस्थान में 40 ब्रांचेज होंगे, राजस्थान में 40 ब्रांचेज हैं। तो मैं इसलिए मैं जो बैंकों में मैं बता रहा हूं, तो वो भी आपके यूनियन से जुड़ा हुआ है। यूनियन का वो यूनियन का सदस्य है। उसने बोला मेरे को यूनियन का सदस्य हूं, बट मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि साहब कहना तो नहीं चाहिए कि बोले साहब यूनियन क्या करती है कि साहब वो अपने बेनिफिट के लिए उसको स्ट्राइक को डिले करती जाती है। अपनी मांगे मनाने के लिए जो 2 साल पहले जो मांगे माननी चाहिए थी वो 2 साल तक डिले कर दी जाती है। इस तरह के ऐसे स्टेटमेंट आपके कर्मचारियों ने दिए, तो मैं समझता हूं कि सवाल है सर यहाँ पे, यही सरकार की नीति रहती है। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, अगर जायज मांग है, सरकार भी मानती है, जिस कर्मचारी का भी आप जिक्र कर रहे होंगे, आप मिले हैं तो मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं, अगर वास्तव में सरकार को यह लग रहा है कि जायज मांग है किसी कर्मचारी की, संगठन के जरिए नहीं तो सरकार वैसे आगे बढ़ के बिल्कुल उनके वेतन मांग पे जो भी है संशोधन जहां भी है वो टाइम टू टाइम सरकार उसको कर रही है। अब आप ये कह रहे हैं ना कि सर 750 दिन हो गए, 1 नवंबर 2017 से वेतनमान लागू हो जाना चाहिए था। 43 बार नेगोशिएशन हो चुकी, 3 बार राष्ट्रीय स्ट्राइक हो चुकी, और जिस तरीके से आज सरकार ने आपस में तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है कि ये यूनियन नहीं करने देना चाहती, क्योंकि आपका समझौता होगा, आपको एरियर मिलेगा, यूनियन उसमें से ले लेगी। इसलिए आज ये सरकार की ही चाल है, और सरकार ने अब जो इस हड़ताल को देख करके अब 13 तारीख को बुलाया, और ये 43 की बजाय 44वीं बार नेगोशिएशन हो रही है। अब इससे ज्यादा उस कर्मचारी को अगर इतना नहीं पता कि मेरे को मेरा वेतनमान कब मिलेगा, नहीं क्या हो, और उसमें देगा, लेकिन वो कह रहा है कि हमको उसमें से यूनियन को पैसा देना पड़ता है। अगर ये जितने दिन डिले होगा यूनियन तो उतने कर्मचारियों के, लेकिन इससे कर्मचारियों को नहीं, यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको फायदा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार को कर्मचारी को नहीं मिलेगा, पर 4% तो ले रहे हैं ना ये, नहीं कोई क्योंकि एरियर तो उनको मिल रहा है। एरियर डिले होगा उतने साल का एरियर इनको उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। कोई देने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। कर्मचारी बेचारा जिसको जहां मिलना है, यूनियन का काम है अपनी स्ट्राइक करना। और चंदा है ये आपका 20 और 30 रुपया, 20 रुपये चपरासी, 30 रुपया बाबू, 20 और 30 सर एरियर का। और जहां तक सवाल है 3% से 4% तक आज तक किसी ने नहीं दिया, से जुड़े हैं वो, आज तक किसी ने नहीं दिया।
सर मेरे पास तो आज ही बैंक के एम्प्लॉई है, उन्होंने मेरे को खुद ने बोला ये चीज, तो वो चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ। और फिर ये कर्मचारी है, उन्होंने मेरे को ये चीज बताई है, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था कि ये चीज है। कर्मचारी सज्जन जो भी है उनको भी दुरुस्त करना, पूरी बैंक का स्टाफ एक्नॉलेज करना। आप नया लड़का कोई आया जिसने वो समझौता पुराना देखा ही नहीं, 5 साल बाद ये समझौता आएगा। सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है सरकार, और आने वाले टाइम में उसके रिजल्ट आपसे एक बात जानना चाहता हूं, फिर स्ट्राइक पे क्यों जाते हैं लोग? सर देखो, ये स्ट्राइक तो अस्तित्व बचाने का होता है, कोई डिमांड नहीं है। डिमांड है उसको पूरा करते हैं, टाइम टू टाइम जो भी डिमांड है उसको पूरा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार उसको डिमांड को पूरा करती है, और अगर उनकी जायज मांगे हैं तो उसको पूरा करेगी सरकार। चलिए, छंगानी साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। छंगानी साहब, बड़ी संख्या में आज ट्रेड यूनियन से एक फ्रंट पे आकर के और इस स्ट्राइक को किया, काफी जगह से आप लोगों का कहना है, लेकिन सरकार का दावा है कि जबरदस्ती लोगों को लाया गया और मन से कोई नहीं जुड़ना चाह रहा था, बेअसर रहा, कोई ऐसा नहीं हुआ। और अगर दूसरी तरफ भाषा में कहें तो शांतिपूर्ण तरीके से इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। देखिए, गर्ग साहब ने जो बात कही उसकी मैं तायद इसलिए करता हूं, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। श्रमिक जगत पूरा खत्म होने के कगार के ऊपर में है, और वो अगर आज कदम नहीं उठाता तो ये पता नहीं कल को जाकर के क्या करते हैं। मोदी सरकार कुल 17 करोड़ वोटों से जीत करके आई, और आज देश के अंदर में 25 करोड़ लोगों ने स्ट्राइक के अंदर में हिस्सा लिया। तो उनके बहुमत से ज्यादा तो उनके विरोध के अंदर में उतर ही गए मैदान के ऊपर में। अब एक सवाल है कि क्यों उतरे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको कि लोग झुठलाते हैं। आज मिनिमम वेज राजस्थान के अंदर में 213 रुपए है। 213 रुपए के अंदर में छुट्टियां 4 दिन की नहीं मिलती, संडे की 5,500 रुपए के अंदर में श्रमिकों से काम लिया जाता है, वो भी 8 घंटे नहीं 12 घंटे ड्यूटी देने के बाद में। अब ये यहाँ की सरकार क्या कर रही है, और वसुंधरा सरकार ने क्या किया, और मोदी सरकार ने क्या किया। श्रममेव जयते का नारा देने के बाद में श्रममेव को खत्म करने की बात जो है पूरी तरह से लागू हो रही है। हमारे 44 कानून थे देश के अंदर में श्रमिकों के लिए, उन 44 कानूनों में से सबको खत्म करके 4 कोड बनाए हैं, और 4 कोड ऐसे बने हैं कि सारे के सारे अधिकार मालिकों के हाथ में है। काम करने वाले आदमी को दूध की मक्खी की तरह से उठा करके कभी भी मालिक उठा के कंपनी से बाहर कर देगा, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। ये नया कानून बनने के लिए जा रहा है। और 300 कर्मचारियों के नीचे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, उन तमाम फैक्ट्रीज के अंदर में कब क्लोज कर दे इसके बारे में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और किन लोगों ने पीएफ लेने के बाद में जमा करवाया, किन का पैसा बाकी है, ये तमाम देखने के बाद में भी उनके बाद में उनका कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे अधिकार नए कानून के मुताबिक सरकार जो है मालिकों को देने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आदमी हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे? नए कोड के मुताबिक मैं बताऊं आपको, सामाजिक सुरक्षा के जितने भी साधन है उन तमाम साधनों को खत्म किया जा रहा है। पीएफ का पैसा, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस का पैसा, ईएसआई का पैसा, और तो और निर्माण श्रमिकों के लिए जो पैसा है जिसमें सरकार का एक दमड़ी नहीं लगी, एक पैसा नहीं लगा, वो पैसा सेस से आता है। यानी मालिक जब मकान बनाता है तो 1% सेस फंड में देता है, उसी सेस से लेबर डिपार्टमेंट भी अपना खर्चा चलाता है आंशिक रूप से। वो सेस भी खत्म हो जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। बीड़ी के श्रमिकों का जो फंड है वो सारा खत्म हो जाएगा, और ये सारा फंड करने के बाद में फिर सरकार कहेगी वाहवाही लूटने के लिए कि देखो इनके लिए चिकित्सा की सुविधाएं कर रहे हैं। रेलवे का हॉस्पिटल खोल दिया जाएगा जिसका उसके अंदर में कर्मचारियों का पैसा है, उसके अंदर में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस का हॉस्पिटल खोल दिया जाएगा जो कि उनके पैसा नहीं लगा सरकार का। ईएसआई के अंदर में कर्मचारियों का पैसा, कंट्रीब्यूशन नहीं जाता उसके अंदर, नहीं सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाता। एक ढेला नहीं जाता। एक बात जानना चाहता हूँ सर, एक ढेला नहीं जाता हमारे साहब, एक बात जानना चाहता हूँ। और उसके अंदर में सरकार जो है जी बाहर के लोगों की एंट्री करके और वाहवाही लूटना चाहती है कि हम इनके लिए चिकित्सा की सुविधाएं करना चाहते हैं। आज नोटबंदी के बाद में 4 लाख कारखाने बंद हो गए, लोग करोड़ों की तादाद के अंदर में बेकार हो गए, उन काम धंधे के लिए ढूंढ रहे हैं। चले, इसी बीच एक आंकड़ा जारी हुआ है, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें सरकार ने दावा किया है कि 19-20 में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है अभी, इसमें सरकार ने दावा किया है कि आम आदमी की जो आय है एवरेज, उसमें इजाफा हुआ है। अगर सारी स्थितियां हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो सरकार का दावा है ये
सरकार ने बाकायदा बताया है इसमें कि 96,563 रुपए एक व्यक्ति की आय होने की संभावना है 31 मार्च तक, जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो थी 92,565, 4.6 या 5% के आसपास इसमें इजाफा हुआ है। ये सरकार का दावा है। अगर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो पैसा कहां से आ रहा है? एवरेज इनकम आप अगर आंकते हैं तो बिरला जी की इनकम और गंगू तेली की इनकम, उन दोनों को अगर एवरेज कर देंगे तो एवरेज पता नहीं दो आदमियों में क्या एवरेज आ जाएगा। ये एवरेज तो उस तरह का निकाला हुआ एवरेज है कि अगर करोड़पतियों की आय को और 5,000 रुपए महीने के अंदर में काम करने वाले आदमी की सबको पूरी उनकी इनकम को उठा करके देश की पॉपुलेशन से तो ये जो कैलकुलेशन आप कह रहे हो ये तो शुरू से चलती हुई आ रही है ना, ये कैलकुलेशन शुरू से चलती आई है ना, तो पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी नहीं है ना। अडानी और अंबानी के जो हर आदमी की कैपिटल इनकम बढ़ती जा रही है ना। अडानी और अंबानी के जो मुनाफे बढ़ गए हैं तो उससे एवरेज नहीं बढ़ेगा, उससे एवरेज तो बढ़ी जाएगा। आम आदमी को भी बेनिफिट, आम आदमी को क्या हुआ बताइए मुझे, कहाँ बेनिफिट? जब आपके आंकड़े सामने 92,000 रुपए पर पर्सन इनकम जो थी वो बढ़ के 96,000 एवरेज बता रहे, एवरेज बता रहे। आम आदमियों की इनकम, आम आदमियों की सैलरी नहीं बढ़ी। आपके 7वें या 9वें वेतन आयोग जो बढ़ा है उसमें सैलरी नहीं बढ़ी उनकी, डीए नहीं बढ़ाया सरकार ने। कहाँ सरकार ने डीए नहीं बढ़ाया। आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला है, उसके बाद में आपका इसके ऊपर में जो महात्मा गांधी, हर आदमी की सैलरी बढ़ी है। पर कैपिटल इनकम तभी बढ़ी हुई मानी जाती है जब हर आदमी की सैलरी, केवल टाटा बिरला की इनकम से नहीं होता। और टाटा बिरला की अगर इनकम भी हुई है तो अगर कर्मचारियों ने काम किया होगा या जो बिजनेस किया, कर्मचारियों ने काम किया होगा या बिजनेस हुआ होगा तभी जाके इनकम बढ़ी होगी ना। मैं नहीं कह रहा हूं, आप सरकारी के आंकड़े कहते हैं। देश के अंदर में 3% लोगों के पास में 70% प्रॉपर्टी और उनकी इनकम है, और उसका एवरेज लगा करके आप कहते हो कि लोगों की आय बढ़ गई। हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम रियल स्थिति जो जमीनी स्थिति है वो आज लोगों को काम नहीं मिल रहा है। किसी चौकड़ी पे जाके खड़े हो जाओ, घर से रोटी बांध के लाता है आदमी और सड़क से आकर के चौकड़ी पे खड़ा हो जाता है, आदमी मुंह लटका के वापस चले जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता है और वो दर की ठोकर खाते हुए फिरता रहता है। किसको काम मिल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत काम हुआ। रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2.5 लाख करोड़ रुपए का इस साल के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट हुआ। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए अगर आए हैं तो वो डेफिनेटली उसके अंदर रोजगार के अवसर मिले होंगे, 100% मिले होंगे। और आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की रेवेन्यू बढ़ती जा रही है। अगर सरकार की रेवेन्यू बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं काम आपके बिजनेस बढ़ रहा है, तभी जाके रेवेन्यू बढ़ रही है। आज जीएसटी कलेक्शन 1 लाख से नीचे, 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे जीएसटी कलेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं पे आपका बिजनेस बढ़ रहा है। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो होता है ठेकेदारों के मार्फत होता है, और ठेकेदार जो है कितने में ठेका लेता है और कितने में काम करवाता है, उसमें जो मार्जिन होता है वो अपने अफसरों को भी देता है और कमीशन भी देता है, सब कुछ देता है। आज रेल का जो देखरेख का काम था, जो पहले वहां का 12 आदमी काम करता था, वो भी ठेके के अंदर में, सफाई का काम ठेके कॉन्ट्रैक्ट तो पहले कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति क्यों आई है? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति क्यों आई है? सरकारी डिपार्टमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति, क्योंकि कर्मचारी काम नहीं करता हो, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति आई है। कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति क्यों आई है? आप कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति क्यों आई है? आज एक बात सुनिए, आप अपनी बात रेगुलर आप ही के पास आ रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए, आप गौर करिए 12 सितंबर 2012 जब भाजपा ने इन्हीं कर्मचारियों के साथ में सहयोग करके कहा था कि ये ठेका प्रथा और सरकार दमन कर रही है, ये बीजेपी के नेताओं के वर्ड्स हैं, तो उस वक्त दमन हो रहा था इसी संविदा उसके माध्यम से। अब कैसे उनको बिल्कुल कहूं कि एक चीज जानना एहसास है कि बिल्कुल आप जो कह रहे हो, आज से 6 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हिंद जो इनका वो जो है बीएमएस है, आरएसएस नहीं, उसकी जो यूनियन है, उन्होंने इसी बात को लेकर के धरना दिया है, इसी बात को लेकर धरना दिया है। ये ठेका प्रथा खत्म में मेरा ये कहना है कि कर्मचारी मैं संगठन को बात कर रहा हूँ। देखो कर्मचारी जो आप कह रहे हैं कि कर्मचारी काम नहीं करते हैं, कर्मचारी को मैंने देखा है। अब मैं राजस्थान बैंक आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं राजस्थान बैंक का छोटा सा उदाहरण दूं। जब तक वो राजस्थान बैंक थी, उसका कर्मचारी 11 बजे 12 बजे बाहर आपको रोड पे मिल जाएगा, चाय पीता हुआ मिल जाएगा। जैसे ही वो मर्जर आईसीआईसीआई बैंक में हुआ,
उसकी काम करने की शक्ति क्यों बढ़ गई? काम करने की शक्ति क्यों बढ़ गई? उसकी काम करने की शक्ति पहले से भी थी, तो पहले भी थी, तो पहले क्यों नहीं करता था काम? नहीं, काम क्यों नहीं करता था? नहीं होता था। काम कहाँ होता था? आप ये देखिए कि बैंक ऑफ राजस्थान को मर्ज करने की क्या जरूरत आ गई? बैंक ऑफ राजस्थान की राजस्थान की एफिशिएंसी आईसीआईसी बैंक से ज्यादा थी, आपको बता दूं मैं। आज मर्जर से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो एसोसिएट बैंक मर्ज हुए, मैं स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर में आई हैड बीन द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, मुझे पता है वो आंकड़े सारे आते थे। हमारी उनसे कार्यशैली एसबीआई के एम्प्लॉय, एसबीविजय की कार्यशैली को हम तो फिर आप एसबीविजय की कार्यशैली को सरकार ने से बेटर है एसबीविजय की कार्यशैली को क्यों भी ऐसे ही सब जगह बैंक ऑफ राजस्थान कार्यशैली थी, उसमें काफी परिवर्तन हुआ और आईसीआईसीआई बैंक में मर्ज होने के बाद में वही एम्प्लॉय काम करने लगे। तो इसलिए यही कहने का मतलब ये है कि कर्मचारियों में क्यों इस तरह का आता है कि वो काम सुनिए, देखिए जब बैंक में मैं लगा चौड़े रस्ते में 350 कर्मचारी थे, आज 34 कर्मचारी हैं। औंधा लगा दिया, औंधा बिठा दिया। अब ये मर्जर के बाद ऑनलाइन सीबीएस सिस्टम होने की वजह से कर्मचारियों की आवश्यकता कम हुई है, इसलिए आप मुझे बताइए सर, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कर्मचारी कम हो रहे हैं, तब रोजगार के अवसर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमारे आए निर्मला सीतारमण जी ने खुद ने बोला है कि 5 साल के अंदर 103 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगाएंगे। रियल प्रॉपर्टी वाले रो रहे हैं, आप प्रॉपर्टी के अंदर एंड यूजर, अगर रियल यूजर है उसके पास में अभी भी प्रॉपर्टी के है, बाकी अभी रियल इस्टेट के अंदर कल स्टेटमेंट आया रानी जी, रियल इस्टेट के अंदर 27,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने डाले हैं उनको रिवाइव करने के लिए। अगर प्रोजेक्ट 50% से ऊपर है तो सरकार उसमें फाइनेंस सुविधा दे रही है। अखबार के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोग्रेस है आपकी बार माइनस में जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोग्रेस मैं बता रहा हूँ ना, आप 103 लाख करोड़ रुपए का अखबार में आने वाले 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगेगा और उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और आप प्रोग्रेस कम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कम हो रही है। कैसे हो रही है? आप रियल सेक्टर का, रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर आपने 27,000 करोड़ रुपए का भी किया है, बैंकों को अभी 70,000 करोड़ रुपए का आप लोगों को दिया है, तो उसका बेनिफिट तो कहीं ना कहीं होगा ही ना। तो 70,000 करोड़ रुपए तो आप जिनको आप 13 लाख करोड़ रुपया आज लेकर के लूट के चले गए, आज विदेश से आ नहीं रहे, बैंकों की पोजीशन खराब हो गई, रिजर्व बैंक बैंकों का 1,76,000 करोड़ आपने उससे भी ले लिए, तो आप क्या व्यवस्था है? ये व्यवस्था क्या है? 2014 के पहले जितने लोन दिए थे ना, उन लोनों में ही सबसे ज्यादा नहीं पता कांग्रेस के पहले तो आज के बारे में बात कर, मैं आपको बताता हूँ एनसीएलटी आई है अभी। एक बार जाना चाहता हूँ, चलो वापस आऊंगा मैं। एक मिनट साहब मैं बता दूं इनको, आज फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये कहा है कि बैंकों के अंदर में एनपीए तेजी के साथ बढ़ रहा है, कम हुए हैं, एनपीए कम हुए हैं, फिर बढ़ रहा है, एनपीए बढ़े हैं। 9% एनपीए थे, उसका 7.5% एनपीए हुए, 1.5% एनपीए कम हुए हैं अभी एनपीए की वजह से ही तो आप बैंकों का मर्जर कर रहे हैं। एनपीए नहीं आई, अब जैसे एनसीएलटी आई है, बैंक से जुड़े हो, आज एनसीएलटी आई है, एनसीएलटी आने में 9,600 केस एनसीएलटी के अंदर लगे, 3600 केस तो ऑन एप्लीकेशन पे लोगों ने पैसा दे दिया, 3,60,000 करोड़ रुपए तो केवल एप्लीकेशन डर की मारी कि एनसीएलटी में चला जाएगा तो बैंक उसको रिकवरी फास्ट होगी। इसी तरीके से 3600 केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर आपको 3.5 लाख रुपए का बैंक ने रिकवरी की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पहले भी देता था सर, एक टैक्सी के लिए पे लोन लेने वाला, मोटरसाइकिल लोन लेने वाला, वो तो बेचारा ईमानदार। एक बात जानना चाहता हूँ, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो पतियों की बात करो। चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि वास्तव में वर्तमान सरकार की कुछ नीतियां बदली हैं या वर्षों से जो चली आ रही हैं, और इसी तरह से सिर्फ चेहरे बदलते हैं। श्रमिक यूनियन उनके खिलाफ भी संघर्ष करती हैं, जो वर्तमान सरकार उसके खिलाफ भी संघर्ष करते हैं। हमेशा देखा यह जाता है कि जो विपक्ष में होती है पार्टी, वह सहयोग श्रमिक संगठनों के जो कर्मचारी संगठन है उनकी मदद हमेशा करते हैं जुबानी जंग में, लेकिन क्या वास्तव में उनकी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं? ये छोटे से ब्रेक के बाद जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो अतिथि बैठे हैं उनसे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं श्रमिक यूनियन की ओर से भारत बंद के आह्वान पर कैसा रहा
अपने अपने दावे हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। श्याम जी, इस पूरे बंद को आप किस तरह से देखते हैं? देखिएगा, जिस प्रकार की इकोनॉमी खड़ी हो गई है सामने विदेश में, और जो कुछ नीति केंद्र सरकार अपना रही है, वो सोच रही है कि मिनिमम गवर्नेंस करें और मैक्सिमम आउटसोर्स कर दें। इस नीति पे चलना चाह रहे, तो क्योंकि श्रमिकों के ये खिलाफ जाती है सीधी नीति। और जो जिस प्रकार से राष्ट्रीयकृत बैंक को जो प्रॉफिट में थे, लॉस वालों को शामिल करके उसको भी स्थिति खराब कर दी, तो एम्प्लॉइयों के खिलाफ है निश्चित रूप से नीति, उसमें दो राय नहीं है। आज जिस प्रकार का वातावरण देखने को मिला, क्योंकि सारे एम्प्लॉय, उनको पता है कि आने वाले समय में हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए एम्प्लॉय अपने आप को अगर नहीं विरोध में खड़ा होगा, तो जो नीति है वो तो आ रही है सामने, उस नीति में उनको कितना अधिक फायदा हो जाए, ये निश्चित रूप से आपका आज का श्रमिक खड़ा है सामने। क्योंकि केंद्र सरकार नीति तो लेके आ गई है, एफडीआई का विरोध हो रहा है, उन्होंने 100% एफडीआई कर दी। क्योंकि आने वाले समय में आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो सामने आ जाएगी, और भारतीय जो कंपनी है वो खत्म हो जाएगी, कगार पे आ जाएगी। तो इसलिए जो मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी देश में दिखने लगी है, और जो मूल रूप से जो भारतीय कंपनी थी उसका नामो निशान खत्म होने की स्थिति आ गई है। आप देखिए, बहुत सारे चीजें बेच रहे हैं, रेलवे दे दो प्राइवेट को, बाकी सारे प्राइवेट को दे दो। तो ये निश्चित रूप से एम्प्लॉइज का विरोध इसलिए है कि उनका भविष्य सुरक्षित अब कैसे रहेगा, इसलिए निश्चित रूप से उनका हक है और उनको लड़ना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का माहौल सामने आ रहा था, आज उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिल पाया। मैं कह सकता हूं कि कुछ राज्यों में हल्के फुल्के घटनाएं, लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे होना चाहिए। सिलीगुड़ी में तो बता रहे थे कि ड्राइवर भी हेलमेट लगा करके गाड़ी चला रहे थे, वो दिखा रहे थे कि, और ममता बनर्जी ने तो ये कह दिया कि लेफ्ट वाले बम फेंक रहे हैं सस्ती लोकप्रियता जीतने के लिए। तो ये सारी बातें हुई है। राजस्थान में भी झुंझुनू है, आपके गंगानगर है, चूरू है और सीकर है, इस जगह पर तो व्यापक असर देखने को मिला, क्योंकि थर्ड फ्रंट उधर लेफ्ट वाले ज्यादा है। जयपुर में निश्चित रूप से प्रदर्शन हुआ है बैंकों का, यहाँ जयपुर में भी नाबार्ड के भी हुआ है, LIC वगैरह के सब जगह हुआ है। लेकिन आज देखिएगा, अब मैं देख रहा था कि 21,500 करोड़ रुपए के करीब 28 लाख चेक का क्लियरेंस नहीं होता। आम लोगों को निश्चित रूप से पीड़ा झेलनी पड़ी, यातायात के संबंध में झेलनी पड़ी, कुछ होना पड़ा। लेकिन सूरज जी का कहना है कि बैंकें तो सब खुली हुई थी। नहीं, बैंक SBI खुली हुई थी, बाकी तो बंद थी, केवल SBI खुली हुई थी। तो सबसे ज्यादा ब्रांचें तो SBI की है राजस्थान में। क्योंकि आप सुरेश जी क्योंकि पार्टी का अपना नेतृत्व करते हैं, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मोदी जी को एम्प्लॉइज की बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल सुनाइए, नई बातें आ रही है, एम्प्लॉय की अगर जायज मांग होगी तो जिस प्रकार की धमकी दी जा रही थी कि हड़ताली कर्मचारी को हम देख लेंगे, उनके साथ अच्छा नहीं होगा। तो अब ये चीजें, आप प्रधानमंत्री होने के बाद भी आप उनको अधिकार छीनना चाहते हो। जब आप विपक्ष में थे तो प्रदर्शन करते थे, हड़ताल करते थे, जब नहीं कहते थे। आज प्रधानमंत्री होने के बाद आप एम्प्लॉय को कह रहे हो कि मैंने ब्रेक से पहले यही कहा था कि सवाल ये होगा कि क्या चेहरे बदल जाते हैं, नीति और नियत नहीं बदलती। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो इसी तरह से श्रमिकों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में खड़ी होती थी कि केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, इन लोगों की जायज मांगे हैं, इन्हें मानना चाहिए। लेकिन अब स्थितियां बदल जाती। मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा, लंबा एक्सपीरियंस है महेश जी आपको कर्मचारी यूनियन की लीडरशिप करने का। वास्तव में सरकारों की नीति नियत बदल जाती है जब सत्ता में बैठते हैं? जब इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मोदी जी अपने चुनाव भाषण में कहा करते थे, सरकार की स्थितियां मैं यही देख रहा हूं। अभी राहुल गांधी को देख रहा हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। तो वो तो सत्ता में रहे, जब पहले रहे, मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस तो रही, तो चेहरे बदलते हैं, केवल स्थितियां वही रहती। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मोदी जी ने शुरू में कहा कि आने वाले दिन अच्छे दिन, मैं तो कहता हूँ वो मेरे बुरे दिन भी अगर वो मेरे को दे दें तो हम चिदम्बरम से तो लड़ लेंगे, लेकिन मोदी जी से नहीं लड़ पा रहे। ऐसी रीति नीति बनाई जा रही है कि बैंकें सारी खाली हो गई। अभी मेरे मित्र कह रहे थे बैंक ऑफ राजस्थान की कार्यशैली बढ़ गई, कर्मचारियों की, कर्मचारी ही 50% रह गए। जैसे ही मर्ज हुए वहां सफाई कर्मचारियों को भी अधिकारी बना दिया, अधिकारी बना करके कंपलसरी कह दिया तू कंप्यूटर पे बैठेगा। और आज 50% छोड़ करके चले गए। 50% को आप कहते हो
उनकी अगर पूरे बैंक है जो होल बैंक ऑफ राजस्थान की बढ़ गई। मैं तो देख रहा हूं मर्जर होने के बाद एसोसिएट बैंक की क्या हाल है और उसके बाद देना बैंक और विजय बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर होने के बाद क्या हाल है। और ये अगर सारे भी देना बैंक और विजय बैंक के कर्मचारी सुरक्षित नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में। सुरक्षा किसको कहते हो आप? नहीं, क्या बराबर है? और आज जो अधिकार बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय को है वही अधिकार देना बैंक और विजय बैंक के एम्प्लॉय को है। आपने उसके ऊपर पर्दा ढक दिया। आज देना बैंक के ही आज लगे हुए हैं। आज बैंक ऑफ बड़ौदा का ईडी है वो देना बैंक से आया हुआ है, विजय बैंक का ईडी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आया हुआ है। तो कर्मचारी और कर्मचारी भी देना बैंक के पोस्टों पे लगे हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। बैंक देखता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी देखा मैंने कहा कि यार देना बैंक वाले ज्यादा अभी हो रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। मैंने देखा ये चीज, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता इन चीजों का इनको तजुर्बा। मैं बताऊं मर्जर के बाद में बैंक एक बता रहा हूं मैं इसमें मिश्रा साहब से पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं नियत और नीति की बात कर रहा हूं कि क्या चेहरे बदलते हैं जब सत्ता की कुर्सी में बैठते हैं, स्थितियां सारी वही हैं या तो रिमोट से चलने लग गए हैं। नीति कुछ तो होती होगी। हर आदमी दावा और वादा करके आता है। बिल्कुल पहले जब मोदी जी नहीं थे सत्ता में, बैंकों के विलय के खिलाफ में हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का दल घटक और मोदी जी खुद इस बात के लिए लड़ा करते थे कि विलय की आवश्यकता नहीं है, विलय से ब्रांचें कम हो जाएंगी। हमें देश में फंडामेंटल राइट चाहिए, बैंकिंग शुड बी फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। आज ये नारा लगा करके जो चल रहे थे, आज खुद ही मर्जर करने के बाद बैंकों की शाखाएं बंद हो रही हैं। खाली स्टेट बैंक में मिलने के बाद 3,500 ब्रांचें या तो प्रभावित हुई, बंद हुई, शिफ्ट हुई। और आज ये अगर ये 4 बैंक बन गए तो 7,000 ब्रांचें जो हैं ये भी प्रभावित हो जाएंगी। कर्मचारियों की संख्या डे बाई डे कम होती जा रही है। रिक्रूटमेंट नाम से कुछ भी नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। तो आज जो मोदी जी जो हमसे जहां पहले नहीं थे सत्ता में और जो पैरवी किया करते थे, आज वो की वही सारी नीति मर्जर ये कर रहे हैं। बैंकों के अंदर जो डूबत ऋण राशि उसकी वसूली की इनको चिंता नहीं है। आज एक तिहाई आज पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है और उस बैंक का 1 तिहाई पूंजी मोदी ले गए। आज वो कब आएंगे? मैं तो 6 साल तो मैं सुन रहा हूं। आज पकड़ लिया 6 साल का हुआ है। अभी तो नीरव मोदी को तो अभी 1.5 साल पहले ही है। लंदन में अभी जमानत नहीं। मोदी जी को तो हो गए सरकार के प्रयास से नीरव मोदी के बारे में आज जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी को 6 साल नीरव मोदी को नरेंद्र बैंकों की बात कर रहे हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी तुलना हमारे पीएम साहब की बात, मैं पीएम साहब की बात करूं उनको। और मैं तो ये कहता हूं कि आप इनको लाओ बैंक का पैसा, बैंक का किसका पैसा है? आम जनमानस का पैसा है जो कि ये लूट करके ले गए, लोन लेके नहीं ले गए, लूट के लेके गए। और वो लूट का पैसा आज तक भी बैंकों में नहीं आ रहा। फिर कहते हैं बैंकों की स्थिति ठीक नहीं है। आज बैंक कमा के दे रहे हैं और कमा के देने के बाद भी आज उसको प्रोविजन में डाल दिया जाता है। 1,56,763 रुपए कमाए और 1,70,000 करोड़ का प्रोविजन डाल दिया कि साहब ये इनके पैसे नहीं आ रहे। अब ये तो शुक्र है कि आज ये देश बच गया, नहीं तो मोदी जी ऐसा कानून ला रहे थे कि जिनका भी पैसा बैंक में जमा है उसको काम में ले लिया जाए और फिर उसके बाद जैसे दिया जाएगा। लेकिन एक विरोध हुआ और वो विरोध के कारण वो बच गया। तो आज वो कोई भी पहले वाली सरकार कम से कम इतना तो नहीं थी। हम मर्जर के खिलाफ बोलते थे तो मर्जर नहीं हो पा रहा था। और मर्जर की क्या स्थिति है खुद ही कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर होना तो गलत हो गया। मैं कहता हूं किसी बैंक में भी किसी बैंक का मर्जर क्यों हो। आज कंपिटिटिव मार्केट में जिसको चाहे जो जहां से उस बैंक की सेवा ले, क्या आवश्यकता है मर्जर होने की? बैंकों की ब्रांचें बढ़े, गांव-गांव तक जाए। मैंने ये भी देखा पहले सरकार की नीति थी अर्बन में 1 ब्रांच देते थे और बड़ी सिटीज में 1 देते थे, तो रूरल में सेमी अर्बन में 3 देते थे, तो रूरल में 6 ब्रांचें खोलनी पड़ती थी। अब सारी को समेट दिया, सब ब्रांचेज बंद होती चली जा रही हैं। रूरल में ब्रांचेज नहीं खुल रही, क्या बंद हो रही। रूरल के अंदर मंगा लीजिए। जहां तक रिकवरी की जहां तक बात कर रहे हैं, रिकवरी पिछले 5 सालों के अंदर फास्ट हुई है। जब से आईबीबीआई आया है, आपके एनसीएलटी आई है, इसके बाद में रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। 1,76,000 करोड़ भी तो ले लिया आपने। सर मैं 1,76,000 करोड़ रुपए से आप ये देखो बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए, लेकिन आपने एनपीए की रिकवरी, मैं आपको कह रहा हूँ एनपीए की रिकवरी जो पिछले टाइम पे नहीं होती थी वो रिकवरी फास्ट हुई है।
9,600 एनसीएलटी के अंदर 9,600 एनसीएलटी के अंदर दावे गए हैं। उसके अंदर आप देखिए, आपका हर प्रवक्ता एक दावा करता है कि हमारे वक्त 1 रुपए का भी एनपीए नहीं हुआ है। 3,76,000 करोड़ रुपए के तो आपके सरकारी आंकड़े सामने आ रहे हैं। रिकवरी हुई है सर 3,76,000 की। 2014 के पहले जितने एनपीए थे उसके कंपैरिजन में नए एनपीए कम हुए हैं, और आपके एनपीए पहले 9% थे, जो इस बार इस क्वार्टर के अंदर एनपीए का परसेंटेज कम हुआ, 1.5% एनपीए का परसेंटेज कम हुआ है। से हो गए मुद्रा योजना के अंदर मात्र 2% का एनपीए है। ओवरऑल एनपीए जो एनपीए है ना, उसका मात्र 2% मुद्रा लोन का है, 12% नहीं है मुद्रा के अंदर, 12% है। और रिकवरी के अंदर आते आने के बाद में आदमी ऐसी रिकवरी की है, पैसा लेके भाग नहीं रहा। आपके जो मूल प्रश्न था, इन्होंने ऐसी रिकवरी की है कि एक वो बना दिया, कानून बना दिया कि ये डूबत है, इसका कोई भी खरीद सकता है, तो रुपए का 30 पैसे में खरीद लिया, और जिसने खरीदा जो हाईएस्ट में खरीदेगा उसको दी जाएगी। उसमें आप ये देखिए, पहले जो आप खरीदने वाले आते ही है, सिस्टम बनाया है, और आपकी रिकवरी फास्ट हुई है। आईबीबीआई आने के बाद में रिकवरी फास्ट हुई है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, क्या आपके बोली लगते ना, आप वैसे बेच नहीं पा रहे थे उसको, आपके उसको लोन दिया जा रहा है। आने के बाद में खरीदने वाले को लोन दिया जा रहा है, वाले को तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा खरीदने वाले को तो इसलिए और नियत पे जाना चाहूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया, मैं उसका मैंने अपना दूसरा दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। जी बताइए। देखिए, 1947 के आजादी की लड़ाई के पहले जो लोग लड़े थे और वो देश के लिए कुछ कुर्बानी करने का नियत लेकर के आए थे, तो वो जो जनरेशन थी, उस जनरेशन का दृष्टिकोण कुछ और होता। पर 1947 के बाद में नरेंद्र दास दामोदर मोदी जैसे लोग जो पैदा हुए आजादी के बाद, उनका दृष्टिकोण निश्चित रूप से दूसरा था। 1992 के बाद में जो नई नीति नरसिम्हा राव के टाइम में देश में लाई गई, वो कल्याणकारी राज की नहीं थी। उसके पहले कांग्रेस के टाइम में कल्याणकारी राज स्थापित करने की नीति थी, पर 1992 के बाद में वो नीति टोटली बंद कर दी गई और कहा कंपटीशन के अंदर में, और हम जो ताकतवर होगा वो जिंदा रहेगा और जो ताकतवर नहीं होगा वो मर जाएगा। ये जो आर्थिक नीति, तो ये दृष्टिकोण का फर्क है, और इस दृष्टिकोण के फर्क के अंदर में जो कल्याणकारी राज नहीं होने के कारण जो एक इकोनॉमिक रेस उन्होंने लगा दी, तो ये दूसरा ये कारण है। पहला तो एक जनरेशन गैप है उसके अंदर में, और दूसरा नीतिगत डिफरेंस जो है उसकी वजह से है। अब अमेरिका के दबाव के अंदर में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के दबाव के अंदर में, IMF के, वर्ल्ड बैंक के दबाव के अंदर में, वो हर चीज का निजीकरण करने के लिए कह रहे हैं। ये पहले हम पब्लिक सेक्टर के अंदर में कंपनियों की स्थापना करते थे, नवरत्न बनाते थे, और अब उन तमाम को बेच करके अपने जुआरी की तरह से अपने घरवाली के गहने बेच करके और अपना घाटा पूरा करना चाहते हैं। चंगाई साहब, एक सवाल खड़ा किया आपने कि मोदी आजादी के बाद पैदा हुए। देखिए, ये तो समय के साथ साथ चीजें बदलेंगी। अब आजादी के बाद की जो पीढ़ी है वही हमारे यहाँ हुकूमत में अब तो दृष्टिकोण का फर्क हो गया ना उसमें। हाँ नहीं, लेकिन क्या दृष्टिकोण में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? ऐसा वो कुर्बानी का जज्बा जो यानी देश के लिए लड़ने वाले लोग, प्रयास तो होता है उसका, लोग पढ़ते हैं उसको। नहीं, पहले जो लोग थे, देश जब आजाद हो जाएगा, अंग्रेजों से मुक्ति के बाद हम बेकारी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हम हर एक के हाथ में काम होगा और ये होगा। वो जो 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो क्यों नहीं बेरोजगारी? मैं तो ये जानता हूँ आप अटल जी को हमारा बाहर कर रहे हैं, साइनिंग इंडिया, हमारा साइनिंग इंडिया बहुत अच्छा है। कांग्रेस के टाइम के अंदर में अरबों लोगों को काम मिला, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, BHEL है, कितने लोगों को काम मिला होगा, इसकी कोई कल्पना कर सकते हो क्या आप? मैं कांग्रेस नहीं हूँ। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं और भ्रष्टाचार पे इतना अंकुश लगा, भ्रष्टाचार के इतना अंकुश लगा है कि आज आदमी भ्रष्टाचार पे आप देखो कितना लगाम लगाया है। आज आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी आदमी पे आगे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो कि भाई हाँ हमारे वहाँ पे हमारी सरकार आई है, हमारे सुई तक बाहर से आती थी,
रेल के इंजन बनते हैं, हवाई जहाज बनते हैं, हमारे रेल की पटरी बनती है, अड्डा मेक इन इंडिया का नारा दिया। आज देखो ना आप, इंडस्ट्री बाहर से इंडस्ट्री आ रही है हमारे यहाँ पे, प्रोडक्शन आ रहा था, पहले नहीं बन रहे थे। मोबाइल का प्रोडक्शन पहले 70,000 करोड़ रुपए का मोबाइल का प्रोडक्शन था। आज राजीव आज 1,70,000 करोड़ रुपए का मोबाइल का है। आज के पेपर में ये है कि 20 करोड़ मोबाइल का प्रोडक्शन इस 2020 के अंदर होगा। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे साहब, मोबाइल का प्रोडक्शन होगा तो रोजगार मोबाइल का प्रोडक्शन किससे होता है? किससे होगा? मशीन। आप कैसे नहीं बढ़ेगा? आपके अगर एक आदमी भी मोबाइल का प्रोडक्शन 20 करोड़ प्रोडक्शन होगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़ेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे आपके, 103 लाख करोड़ रुपए का हम इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे लगाएंगे तो क्या उसमें रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे? बहुत कम। अब आप मानने को तैयार नहीं है। 103 लाख करोड़ रुपए का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा तो क्या रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे? सुनिए, इस प्रकार से कह रहे थे विदेशी कंपनी आ रही है, कितने परसेंट आई? 12% नहीं आ पाई। कह रहे थे रेगुलर आ रही है, रेगुलर आ रही है। ये राजस्थान में आप देखिए, आपने कहा था कि 3,48,000 करोड़ के MOU हुए थे, कितने धरातल पे आए? 4%। आप उसकी रिपोर्ट देख लीजिए। वसुंधरा जी ने जितना पैसा लगाया था धरातल पे नहीं आया। 4,000 करोड़ रुपए ही आए राजस्थान में। तो स्थिति ये है, आप जो कह रहे थे, हल्ला बहुत मच रहा है, वास्तविक धरातल पे उतर नहीं रहा है। यही तो दिक्कत है। अब एम्प्लॉय क्यों दुखी है? दुखी इसलिए कि आने वाला समय उसको बर्बाद तो कर देगा उसको, बाकी करेगा क्या? क्योंकि रोजगार के ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर पैसा लगेगा तो 100% रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बेरोजगारी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगेगा तो रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेगा। ज्यादा है आज की स्थिति। आज बेरोजगारी की दर 60% से ज्यादा है भारत में। तो क्या होगा? बेरोजगार बहुत है। हम उसको जो कह रहे थे, मोदी जी कह रहे थे कि हम कौशल विकास करके सब कुछ को दे देंगे रोजगार, लेकिन कौशल विकास हुआ ही नहीं। एक्चुअल में जो आप कहते थे हर रेलवे स्टेशन पे ITI खोल देंगे, प्रशिक्षण स्टेशन का आप देखो, हर प्लेटफॉर्म का कितना सुधार हुआ है। रेलवे के अंदर सुधार देखिए साहब। आप रेलवे के अंदर पहले सफाई के नाम की सफाई नहीं होती थी, आज ये सफाई देखिए। आप रेलवे के अंदर कितनी सफाई हो रही है। ट्रेनों की स्पीड, ट्रेनों का दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब चीजें रेलवे के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। मेरा सवाल वही है। मैं मिश्रा साहब से शुरुआत की थी, मैं आप तक भी आना चाहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, जो हालात और स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि नारे पे गौर करिए आप। जो 5-10 साल पहले जो नारे लगा रहे थे कर्मचारी और श्रमिक संगठन, वो आज भी लगा रहे हैं वही नारा। तो इसका मतलब आज राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि मोदी जी को और अमित साहब को अपना घमंड छोड़ करके इनसे चर्चा करनी चाहिए। उस वक्त मोदी साहब कहते थे एक सरकार की हठधर्मिता है, प्रधानमंत्री अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं, दूसरे के रिमोट से चल रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में श्रमिक संगठन, कर्मचारी यूनियन, ये सब एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए राजनीतिक दल उनकी पीठ थपथपाते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ में खड़े हैं, और जब अवसर आता है वो हाथ से कुछ कर सके तो उस वक्त याद आती है कि नहीं ये गलत हो रहा है? नहीं, जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जो बीजेपी थी, अब वो नहीं है। अब तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी, बदलाव आ गया है। 100% FDI करेंगे, FDI लिया है। उसके बाद रेलवे में 100% विदेशी निवेश लाएंगे, डिफेंस में 100% निवेश लाएंगे। स्वदेशी के भावना जो कहते थे, रोज मेले लगाते थे स्वदेशी वाले बीजेपी और संघ के माध्यम से, आज वो मेले नहीं दिखते। अब तो विदेशी हमारे हैं, हम विदेशी के साथ रहेंगे तो हमारा भी विकास होगा और उनका भी विकास होगा। इस तरह से जिस प्रकार की स्थितियां हो गई है, बेरोजगारी पर अंकुश नहीं लगा पाने में नहीं सफल हुई सरकार खुद मानने के लिए तैयार है। 13 बड़े निवेशकों से कहा है कि हमारी कमियां बताइए आप, हमारी आकर के फिर आप कहने लगे मोदी जी आप ठीक कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। जिस प्रकार का माहौल देश में खड़ा हो गया है, अब खुद स्वीकार करने लगे। आपके सामने आई थी वित्त मंत्री, जयपुर में बोल रही थी, स्वीकार कर रही थी, हमने तो बैंकों के सुधार के लिए इतना पैसा दे दिया है, उसमें ये कर दिया है, लेकिन ये नहीं बता पा रही थी कि हम महंगाई और जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति टूटी है और देश जकड़ता में आ गया है, जिस तरह की स्थिति अगर नहीं सुधार हुआ तो आने वाला समय हम कह सकते हैं कि ना तो श्रमिक का होगा ना देश का होगा। देश कहां धकेलने की स्थिति आ गई है, आप पूछ ही नहीं रहे हो। आज आप देखिएगा कि हम रोजगार देने की सफल नहीं हो पाएंगे, कैंप बना कर दिया, अब नहीं दे पाएंगे। पहले 2 करोड़ का हिसाब
मैंने तो देखा था लोकसभा में जिस प्रकार से एक बार गिना दिया था किस प्रकार से हमने किस किस सेक्टर में क्या क्या दिया, जब उनको कहा कि तो कागजों में है वहां तो हाथ तक तो उतरा ही। तो ये सारी बातें लोकसभा में भी मोदी जी ने जिस प्रकार की बातें कही थी वो निश्चित रूप से धरातल पे नहीं है, उसका परिणाम है। आज देखिए आप कह रहे हैं ना कि माहौल पूरा देश में किस प्रकार का हो गया है कि अराजकता की तरफ चल रहे हैं, इसलिए कि बेरोजगारी ज्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है तो क्या करेंगे, यही स्थिति पैदा करेंगे। तो इसलिए सुरेश जी गर्ग साहब दे रहे हैं अभी इसका जवाब। गर्ग साहब, देखो महंगाई और बेरोजगारी की मार जो है ये किसी भी सरकार के लिए भारी है। जब आदमी के पास में काम नहीं होगा तो देखा कि चले हो सकता है कि हमारी मांग इसी बहाने कहीं पे बुलंद हो जाए, तो वो हम लोग पहुंचते भी हैं। देखो महंगाई की जहां तक बात करते हैं कि अगर एनडीए गवर्नमेंट अगर भाजपा की सरकार को देखें तो और जो यूपीए गवर्नमेंट की सरकार है उसकी महंगाई के कंपैरिजन में जो हमारी सरकार है उसके अंदर प्याज तब आप सड़कों में मैं कह रहा हूं कि अभी महंगाई दर 4% है, जबकि यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 10% तक महंगाई दर चली गई थी, 10% तक चली गई थी, आज 4% है। आज आप प्याज की बात कर रहे हो, प्याज आप 50 रुपए 60 रुपए किलो में मिल रहा है, 200 रुपए में बिका है, 200 रुपए अखबारों में बिका, बिका है, अखबारों में बिका, रियल में नहीं बिका। रियल में तो 100 रुपए किलो में ही था, अखबारों में ही कहा था 100 रुपए था, लेकिन अखबारों में कोई चैनल 150 रुपए बता रहा है, कोई चैनल 200 रुपए बता रहा है, जबकि रियल में 100 रुपए आ रहा था। तो 100 रुपए तो इसको कंट्रोल किया ना, इसको कंट्रोल किया ना। आज सर इतना ले गए, अभी 12,000 टन माल आयात किया है और 58 रुपए अफगानिस्तान से और दूसरी कंट्रीज से, और उसको हमने हर राज्य उसको अगर लेना नहीं चाहे तो उसका हम क्या करें। कांग्रेस के टाइम में और आप महंगाई दर जो महंगाई दर की जहां तक बात करते हो, महंगाई दर कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर 10% तक जा चुकी है, आलू प्याज के कारण 10% तक जा चुकी है, जो कि अभी हमारी 4% है। आप उसको कंपैरिजन करिए कि क्या है। और आप एक चीज देखिए, आप कह रहे हैं कि साहब रोजगार नहीं बढ़े, 13 करोड़ मुद्रा लोन दिए थे, तो क्या 13 करोड़ के 13 करोड़ एनपीए बढ़ गया, मात्र 2% आप एक तरफ के साथ रोजगार के अवसर नहीं देते, एक तरफ एनपीए बढ़ गए। कौन सा आप 13 करोड़ की बात कर रहे हो? मुझे 13 करोड़ आप कहीं जा 13 करोड़ मुद्रा लोन दिए, तो 13 करोड़ में रोजगार के अवसर मिले होंगे ना साहब, तो इसलिए रोजगार के अवसर पूरे मिले। अब आप ऐसा कहना है कि साहब रोजगार नहीं मिले, लोन नहीं मिले, बैंकों में लोन ही नहीं लेना चाहते लोग बाग। नहीं, बैंक तैयार है देने के लिए, लोग कह रहे हैं बैंक क्यों नहीं है? अगर बैंक तैयार है तो आदमी लेने को तैयार ही नहीं है, मतलब व्यापारी वर्ग बैंक से लोन लेना नहीं लेना चाहता। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? आप मैं बता रहा हूँ, लोन पास कर रहे तो कोई तैयार ही नहीं लेने के लिए। वो तो कह रहे हैं 2 लाख ले लो, आपके 4 लाख जमा है तो 2 लाख देने के लिए तैयार। नहीं, मुद्रा लोन कहते विदाउट कोलेटरल है, 2 करोड़ तक आपको एमएसएमई सेक्टर के अंदर 2 करोड़ तक विदाउट है, सीजीटी में स्कीम के अंदर आपके सरकारी 11 करोड़ लोगों को लोन दिया है। सरकारी आंकड़े ये 40,000 एवरेज आ रहा है उसमें, आपके सरकारी आंकड़े 40,000 है। जैसे पहले कांग्रेस राज में पीएमआरवाई लोन शुरू हुआ, 25,000 दे करके एक परिवार में 4 को दे दिया, हमने 4 को दे दिया, लाख दे दिए। मैंने ऐसा प्रैक्टिकल देखा, मैनेजर कह रहा है कि वो है क्या, और उसने देख लिया, मैनेजर नीचे वो पीछे जाके कहता क्या यार नहीं है। ये आप जो मुद्रा आप रिकवरी की बात कर रहे हो, इनमें रिकवरी हो जाए कहीं, कहाँ कौन सी रिकवरी नहीं होगी, कहां से रिकवरी हो जाएगी? रोजगार ही नहीं मिला और हमारा तो पैसा और लग गया। ये है स्थिति, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बच्चा, मुझे पता नहीं आप कहां से, मैं तो बैंक जो कह रहे हैं बैंक के बोर्ड में डायरेक्टर रहने के बाद मैंने देखा है कि रिकवरी के कंपैरिजन में रिकवरी फास्ट हुई है। हर बैंकों के अंदर रिकवरी बढ़ी है, व्यापारियों से रिकवरी बढ़ी है। आप एक तरफ कहते हो कि सब व्यापारी को तंग करते हैं और एक तरफ कह रहे हो रिकवरी कम हुई है। व्यापारी जो मोटे लोन थे उनमें से रिकवरी कहाँ हुई है? मोटे लोन में आपके आईबीबी के थ्रू आ रही है, एनसीएलटी के थ्रू खूब रिकवरी हुई है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 9,600 एप्लीकेशन लगी है एनसीएलटी के अंदर, जिसमें मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्राइक हुई है, असर होगा कुछ इसका? नहीं, असर का जहां तक सवाल है कि असर तो हमारा काम अपना ये है कि हम हर गलत चीज के लिए हम अपना विरोध दर्ज कराएं, हम अपना मर्जर के खिलाफ अपनी बात कहें। आज आवश्यकता है इस देश के अंदर और भी ब्रांचें, गांवों के अंदर ब्रांच खोलने की। आज आवश्यकता है लोगों को बैंकों के साथ जोड़ने की। आज आवश्यकता है जो कि पहले सोशो इकोनॉमिक बेस के ऊपर सस्ते लोन देने की।
आज इस तरीके से अगर जो भी है, बैंकों के अंदर स्टाफ 74,000 कर्मचारी, मैं तो मेरी कह रहा हूं 74,000 कर्मचारी पिछले 5 साल में कम हो गए। ये कहते हैं ये कहते हैं भर्ती हो गए, मैं कहता हूं उसमें कम हो गए। ये जिस बैंक ऑफ राजस्थान से शुरू हुए थे, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूं, आज भी मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूं सारे बैंकों का। आज वो आधे तो लोग 3,500 में आधे तो लोग छोड़ के चले गए, और आज उनको अगर इस तरीके की नौकरी करा रहे हो। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने के बाद आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी इतना भयभीत है कि आज अगर बेचारा अगर हड़ताल पे जाएगा तो शाम को ये नहीं पता कि वो दूसरे दिन किस ब्रांच में जाएगा। अगर ऐसी ही अगर मोदी सरकार की अगर रीति नीति है, ट्रांसफर ऐसे कोई ट्रांसफर पॉलिसी ट्रांसफर पॉलिसी आप ऐसा कह रहे हैं कि मतलब आप स्ट्राइक पे जा रहा है तो उसका ट्रांसफर यूनियन के लीडर फिर क्या कर रहे हैं? यूनियन के लीडर क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कि दूसरे दिन ट्रांसफर कर टीवी के सामने बोल रहा हूँ, दूरदर्शन में बोल रहा हूँ, टीवी के सामने बोल रहा हूँ। मैं बताऊँ लीडर्स को तो क्या आप 25 करोड़ लोगों ने स्ट्राइक पर गए, 25 करोड़ लोगों का ट्रांसफर हो जाएंगे? कल धमकी दी है, वो छपी है रोकने वाले का तो क्या ट्रांसफर? देखो मेरी बात सुनो, आपने कहा कि 25 साहब पूछ रहे हैं कि क्या असर होगा कांग्रेस विहीन सरकार करने के बाद, देश को करने के बाद में महाराष्ट्र गया, राजस्थान गया, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र नहीं गया है, महाराष्ट्र के अंदर हमारे पहले सुन लो, आपकी शासन नहीं चला गया, आप भी क्यों नहीं गया? मैं बता रहा हूँ ना आपको, नेता है आजकल वो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि महाराष्ट्र में ज्वाइंट में लड़े, हमारे 70% सीटें आई है, 70% सीटें आई है महाराष्ट्र के अंदर, आपके पास 70% सीटें आई है हमारे पास में, जहाँ 280 सीटों पर लड़के 120 सीटें आई थी और 160 पे लड़के 105 सीटें आई है, 70% सीटें हमने जीती है। 3 राज्यों के अंदर में और चुनाव होने वाले, वहां भी असर मालूम पड़ जाएगा, ये असर होगा। मैं भी तो दिल्ली में है ना, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आखिरी सवाल श्याम सुंदर शर्मा साहब से है। श्याम जी, इस तरह की स्ट्राइक जो है इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से स्ट्राइक से उनकी समस्याएं, उनकी मांगे सरकार के सामने आती है और निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ फर्क तो पड़ता है। तो सरकार कुछ प्रेशर में आती है, सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करने के लिए मजबूरन होती है, लेकिन जिस प्रकार की धमकियां देकर के क्या हो सकता है ये भी संभव है, क्योंकि कर्मचारी संगठन ने जिस प्रकार का नया लवड़ला आ गया, जिस प्रकार की 16 मांगों को लेकर के जो उतरे हुए हैं, सरकार ने कहा बातचीत तो होती है, लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आज व्यापक रूप से जिस प्रकार का असर होना चाहिए, चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सभी को। तो चलिए, भारत बंद का आह्वान श्रमिक संगठनों और कर्मचारी यूनियन की ओर से किया गया था। सबका दावा है कि काफी सफल रहा है। यह भी दावा है कि 50 करोड़ कर्मचारी और ट्रेड्स में जो जुड़े हुए लोग हैं, मजदूर हैं, वो हैं, जिसमें से 25 करोड़ उनकी हड़ताल में शामिल हुए हैं, यानी कि आधे। और दावा है कि सरकार पर इसका दबाव बनेगा और सरकार वार्ता करने के लिए, इस पे गौर करने के लिए मजबूर होगी। चलिए, देखना है कि स्ट्राइक का इंपैक्ट भविष्य में आएगा, कितना आता है, कैसे आता है, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।